होटल राजमहल, एपिसोड 12, धोखा। मल्लिका ने विशाल से कहा, वेरोनिका ने जिन 2 नाम को दीवार पर अपने खून से लिखा है उसके बारे में तुम्हें ही पता लगाना होगा, नहीं तो वेरोनिका की आत्मा तुम्हारी जान ले लेगी और सच मानो तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। मल्लिका की यह बात सुनकर विशाल सदमे में आ जाता है। अगले ही पल मल्लिका धुएं की तरह वहां से गायब हो जाती है। तभी घड़ी की टन की आवाज से चारों तरफ का माहौल बदलने लगता है। रात के 3:30 बज चुके होते हैं। हर तरफ आग की लपटें बढ़ने लगती हैं। लोगों की चीखें विशाल को एक बार फिर झंझोड़ने लगती है। विशाल तेजी से चलकर होटल से बाहर जाता है और उसके पीछे होटल धू धू कर जलने लगता है। विशाल जैसे ही अपने कमरे पर पहुंचता है, अंदर प्रिया उसके बेड पर सो रही होती है। प्रिया की मासूमियत देखकर विशाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। विशाल अपने कपड़े उतारकर प्रिया के बगल में लेट जाता है, उसके माथे को चूमता है। प्रिया की नींद टूटती है और वो विशाल को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। तभी मुरली कहता है, चल भाई बंसी, इन दोनों का फिर से शुरू हो गया। दोनों आत्माएं वहां से चली जाती हैं। विशाल प्रिया की गर्दन को चूमने लगता है और धीरे धीरे नीचे बढ़ता जाता है, उसकी नाभि से होते हुए उसकी कमर तक। इस वक्त प्रिया की सांसें तेज होती जाती हैं और उसे एक अजब भावना का अनुभव होने लगता है। बहुत देर तक विशाल और प्रिया प्रेम के इस बंधन में कैद रहते हैं। दोनों लिपटकर सो जाते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद सूरज सर पर चढ़ाया होता है। तभी बंसी विशाल के कान में फुसफुसाता है, अब उठ भी जा इंसानों के कामदेव। विशाल सिर्फ करवट बदलकर वापस सो जाता है। तभी बंसी उसके दूसरे कान में फुसफुसाता है, अबे भूल क्या रंजीत भोसले को और उस डेविड को। तभी अचानक से विशाल उठकर बैठ जाता है, जिससे प्रिया की नींद भी खुल जाती है। प्रिया ये बोलकर कि पापा मम्मा बाहर गए हैं, आज पूरा दिन हम साथ रह सकते हैं, विशाल को वापस सोने के लिए खींचती है। लेकिन विशाल बोलता है कि उसे जाना होगा, जिस पर प्रिया भड़क जाती है और गुस्से में बोलती है, रात रात भर घर से गायब रहते हो और दिन में पता नहीं रोज कहीं जाते हो। सच बताओ, तुम्हारा मुझसे मन भर चुका है ना? विशाल बोलता है, कुछ भी मत बोलो प्रिया, मैं जो भी कर रहा हूं सिर्फ हमारे लिए ही कर रहा हूं। यह सुनकर प्रिया गुस्से से बोलती है, मुझे तो लगने लगा है कि तुमको किसी और लड़की के साथ प्यार हो गया है। घर पर मैं और बाहर वो कलमुही। प्रिया की बात सुनकर विशाल के पास खड़ी आत्माएं में से विशाल के दाएं कान में बंसी फुसफुसाता है, छोड़ दे इस चुड़ैल को। और तभी बाएं कान में मुरली फुसफुसाता है, इस बंसी की बात मत सुन, क्योंकि हर लड़की शक करती है। विशाल अपने दाएं बाएं देखकर बोलता है, तुम लोग कभी चुप भी रहा करो और अभी मेरे कमरे से बाहर जाओ। जिसे देखकर प्रिया भौंचक्की रह जाती है। उसकी आंखों में डर साफ तैरने लगता है। वो विशाल के अगल बगल देखकर घबराई आवाज में उससे पूछती है, विशाल किससे बात कर रहे हो तुम? विशाल बोलता है, अरे यार ये 2 आत्माएं हैं ना, बंसी और मुरली, हमेशा परेशान करते रहते हैं मुझे। तुम छोड़ो इनको, ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर प्रिया के हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो विशाल के इर्द गिर्द देखती है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी प्रिया के कदम अपने आप पीछे हटने लगते हैं। वो घबराई आवाज में पूछती है, जब आज सुबह हम दोनों ने वो किया तब भी ये आत्माएं मौजूद थी? विशाल ने कहा, नहीं, मैंने इन्हें कमरे से बाहर जाने को बोल दिया था। प्रिया ने कांपती आवाज में आगे पूछा, इस वक्त क्या
दोनों यही मौजूद हैं? विशाल ने हाँ में सर हिलाया। यह सुनते ही प्रिया के तो रोंगटे खड़े हो गए। विशाल ने प्रिया को समझाया, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है प्रिया। लेकिन प्रिया वहां से पहली फुर्सत में भाग बैठी और जाते जाते विशाल को हिदायत दे गई, उस होटल को छोड़ दो विशाल, नहीं तो तुम बहुत जल्दी पागल हो जाओगे। वहीं विशाल बस प्रिया को बुलाता ही रह गया। विशाल ने गुस्से में आईने में दिख रही बंसी और मुरली की आत्मा को डांटते हुए कहा, तुम लोग भी ना हद करते हो। तब मुरली की आत्मा बोलती है, टाइम खोटी मत करो, चलो हमें रंजीत भोसले को ढूंढना है। तभी विशाल को अमन का कॉल आता है। अमन विशाल से पूछता है, विशाल कुछ मालूम पड़ा कल रात को वेरोनिका के बारे में? विशाल ने फोन पर कहा, हाँ 2 आदमियों के नाम पता चले हैं जिनका वेरोनिका से कुछ तो नाता था, मैं मिलकर सब बताता हूं। गन्ने के जूस निकालने की मशीन के पास विशाल और अमन खड़े हैं। विशाल बोलता है, मेरी हालत भी इस गन्ने जैसी हो गई है। एक तरफ से मल्लिका मुझे निचोड़ रही है, दूसरी तरफ से वेरोनिका और तीसरी तरफ से प्रिया। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं उस मनहूस होटल राजमहल में पहुंच गया। तभी दोनों गन्ने के जूस का एक एक गिलास लेकर वहीं बगल में रखी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। तभी अमन ने पूछा, क्या नाम बताया था तूने उन दोनों आदमियों का? विशाल जूस का एक घूंट पीने के बाद बोलता है, रंजीत भोसले और डेविड जैक्सन। अमन ने जूस का ग्लास बेंच पर रखते हुए बोला, ये दोनों ही नाम सुने से लगते हैं। विशाल ने खुन्नस में कहा, हाँ मैंने अभी अभी बताए हैं। अमन थोड़ा खिसियाकर बोलता है, तो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? विशाल ने ताना देते हुए कहा, हाँ सही बात है, वेरोनिका का एमएमएस बनाने का आइडिया मेरा जो था। तभी अमन का मुंह लटक जाता है, गलती हो गई है मुझसे। अब मैं टाइम में पीछे जाकर उसे ठीक तो नहीं कर सकता ना, लेकिन तेरी मदद जरूर कर सकता हूं। विशाल ने पूछा, लेकिन कैसे? तभी अमन ने बोला, मैं अभी इंटरनेट पर इन दोनों नामों को तलाशता हूं, शायद हमें कोई रास्ता दिख जाए। विशाल ने कुछ भी नहीं बोला और जूस को गटकता चला गया। तभी अमन ने अपना फोन विशाल को दिखाकर बोला, देख इंटरनेट पर रंजीत भोसले नाम की ये तस्वीरें मिली हैं, क्या तू पहचान पाएगा? विशाल ने फोन लेते हुए बोला, अपनी आंखों के सामने मैंने रंजीत भोसले को वेरोनिका का कत्ल करते देखा है, उसके तो मैं बाप को भी पहचान जाऊंगा। विशाल ने गौर से उन तस्वीरों को अमन के फोन पर देखा और उसकी नजर जाकर रुकी उसी रंजीत भोसले की तस्वीर पर जिसने बेदर्दी से वेरोनिका को जान से मारा था। अचानक से विशाल को अपने आसपास ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। विशाल ने तस्वीर दिखाते हुए बोला, ये रहा रंजीत भोसले। अमन ने अपना फोन विशाल के हाथों से लेकर देखा और उसके बाद उसने बाकी जानकारी पढ़ते हुए विशाल से कहा, अबे ये तो बहुत बड़ा आदमी है यार, ये राजस्थान हरियाणा दिल्ली का बहुत बड़ा बिल्डर है, इसका तो हम एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। विशाल ने कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो इसकी जान गंवानी होगी, एक बाल ही क्या, इसका तो सब कुछ उखाड़ना पड़ेगा। सूरज हल्की हल्की लालिमा लिए ढलने की कगार पर खड़ा है जब विशाल और अमन एक कांचनुमा ऊंची सी बिल्डिंग के सामने आकर रुके। बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है, भोसले बिल्डर्स। विशाल और अमन सीधा ऑफिस के रिसेप्शन पर पहुंचे, जहां पर एक खूबसूरत लड़की एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे कुछ काम में बिजी है। तभी विशाल ने बोला, एक्सक्यूज मी। उस लड़की ने विशाल और अमन को देखा। अमन ने धीरे से विशाल से कहा, इतनी हॉट रिसेप्शनिस्ट। विशाल ने कोहनी मारते हुए अमन से धीरे से कहा, तेरी इन्हीं करतूतों की वजह से हमें यहां आना पड़ा है। तभी उस लड़की ने पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू? विशाल ने गहरी आवाज में कहा, हमें रंजीत भोसले से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट लड़की ने
विशाल और अमन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हैरानी से पूछा, क्या आप लोगों के पास सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है? अमन ने फ्लर्ट करते हुए बोला, नहीं है, लेकिन आप बोलेंगी तो हम यहीं रुककर आपको देखते जरूर रहेंगे। यह सुनकर उस लड़की को बहुत अजीब लगा। विशाल ने घूर कर अमन को देखा। अमन ने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, अब मेरा मतलब है कि हम वेट कर लेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते, जाइए आप लोग पहले अपॉइंटमेंट लेकर आइए। तभी विशाल ने कड़े लहजे में बोला, आप उनको इंटरकॉम से कॉल लगाइए और उनसे बस इतना कह दीजिए कि वेरोनिका ने उन्हें होटल राजमहल में बुलाया है। फिर देखते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट की जरूरत है या नहीं। इसी वक्त विशाल के कान में बंसी फुसफुसाया, हाँ विशाल, तुम तो बड़े समझदार हो। तभी दूसरे कान में मुरली ने फुसफुसाया, एकदम गधे हो तुम। अगर वेरोनिका का नाम सुनकर उसने तुम्हारा भी कत्ल कर दिया तो? तभी रिसेप्शनिस्ट ने कॉल लगाई और उसने वही बोला जो विशाल ने उससे बोलने के लिए कहा था। अगले 5 मिनट में अचानक से विशाल की तरफ एक ठंडी हवा का झोंका आया। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए और उसने बोला, आ गया रंजीत भोंसले। लिफ्ट खुली और वही आदमी 2 बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकला जिसे विशाल ने वेरोनिका को मारते हुए देखा था। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत खड़े होकर रंजीत को बताया कि ये दोनों आपसे मिलने आए हैं। रंजीत ने विशाल और अमन की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, अंदर आओ तुम दोनों। अंदर जाते ही रंजीत ने पिस्टल निकालकर विशाल और अमन पर तान दी और गुस्से में पूछा, कौन हो तुम दोनों और वेरोनिका को कैसे जानते हो? विशाल ने बिना डरे कहा, दरअसल हमें वेरोनिका ने ही यहां भेजा है। वेरोनिका का नाम सुनते ही रंजीत की आंखें हैरानी में बड़ी होती चली गईं और उसने घबराते हुए बोला, मैं किसी वेरोनिका को नहीं जानता। तभी विशाल बोलता है, ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो हम पुलिस के पास चले जाते हैं, शायद आपको वहां याद आ जाए कि वेरोनिका कौन है। तभी रंजीत ने कहा, बिना किसी सबूत के पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस को अपनी जेब में रखता हूं मैं। न जाने कितनी वेरोनिका जैसी लड़कियों का मैं शिकार कर चुका हूं। है क्या औकात पुलिस की मेरे गिरबान पर हाथ डालने की? अमन घबरा गया, लेकिन विशाल रंजीत की आंखों में घूरता रहा। हमारी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है। गुस्से में रंजीत ने कहा, अभी तो तू अपनी भलाई की सोच, दोनों को मरवाकर अपने कंस्ट्रक्शन साइट में गड़वा दूंगा। विशाल ने कहा, सोच लो रंजीत, हमारी बात नहीं मानी तो मीडिया के पास तुम्हारी वो क्लिप पहुंच जाएगी। रंजीत अचानक से घबरा गया। क्लिप? कैसी क्लिप? विशाल ने कुछ नहीं बोला। तभी झुंझलाकर रंजीत ने कहा, बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? विशाल ने रोबदार आवाज में कहा, हमें पैसा नहीं चाहिए, बस तुम्हें आज रात 11 बजे होटल राजमहल आना होगा। यह सुनकर रंजीत दंग रह जाता है और कहता है, होटल राजमहल? वो तो कब का जलकर खाक हो गया है। बेवकूफ समझते हो मुझे? बोलो किसने भेजा है तुम्हें? डेविड ने भेजा है ना? विशाल ने अमन की तरफ हैरानी में मुड़कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसने रंजीत की तरफ देखते हुए कहा, खुद वेरोनिका ने भेजा है हमें। रंजीत गुस्से में पागल सा हो जाता है। वेरोनिका तुम्हें यहां कैसे भेज सकती है? वो तो मर चुकी है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उस कमरे में आया और एक दर्दनाक चीख रंजीत के ऑफिस में गूंज गई। चीख में इतनी ताकत थी कि विशाल, अमन और खुद रंजीत को अपने कान बंद करने पड़े। खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए, टेबल पर रखे कागज उड़कर हर तरफ बिखर गए। एक अजीब सी गंध पूरे ऑफिस में फैल गई। कुछ देर में यह चीख बंद हो गई। विशाल ने रंजीत से कहा, आज रात
11 बजे होटल राजमहल। इतना कहकर विशाल और अमन उस केबिन से बाहर चले जाते हैं। रंजीत करीबन करीबन कांप रहा हो, तभी उसके कान में एक शैतानी आवाज फुसफुसाती है। वेरोनिका तुम्हारा इंतजार कर रही है। दूसरे कान में शैतानी आवाज आती है। आज रात 11 बजे होटल राजमहल में। रंजीत घूमकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। उस रात चंद्रमा बादलों के पीछे छुपा हुआ है। रात के 11 बज चुके हैं और विशाल रिसेप्शन डेस्क पर बैठा रंजीत का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तभी वेरोनिका पिछले दिनों की तरह वापस से एक बार होटल राजमहल में दाखिल होती है। उसे देखकर विशाल खड़ा हो जाता है। वेरोनिका विशाल की तरफ एक पल देखती है और अपने कमरे की चाबी लेकर लिफ्ट की तरफ चली जाती है। तभी होटल का दरवाजा वापस खुलता है और अंदर आता है रंजीत भोसले। रंजीत नजरें घुमाकर चारों तरफ देखता है और होटल की चकाचौंध और शोहरत को देखकर दंग रह जाता है। तभी वो बड़बड़ाते हुए कहता है, ये होटल तो आज भी वैसा का वैसा ही है। इतना बड़ा बिल्डर होने के बावजूद मुझे पता ही नहीं चला कि इस होटल को दोबारा कब बनाया गया। रंजीत अंदर होटल में पसरे मौन और सन्नाटे को देखकर थोड़ा हैरान भी हो जाता है, लेकिन अपने डर को छिपाते हुए रिसेप्शन डेस्क पर जाता है और विशाल से कहता है, कहो क्यों बुलाया है मुझे यहां। विशाल कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें यहां वेरोनिका ने बुलाया है। रंजीत चिल्लाते हुए कहता है, वेरोनिका कैसे बुला सकती है, वो तो मर चुकी है। तभी चारों तरफ से आवाज आती है। ये सुनकर रंजीत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बौखलाते हुए बोलता है, कौन है, कौन है। तभी उसे वेरोनिका की आवाज सुनाई देती है, तेरी मौत। रंजीत सहमे हुए पीछे पलटकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने वेरोनिका खड़ी है। रंजीत डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और पूछता है, तुम यहां कैसे हो सकती हो, तुम तो मर चुकी हो। वेरोनिका ये सुनते ही गुस्से में पागल हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज इतनी तेज होती है जो किसी भी इंसान को बहरा कर दे। विशाल अपने कानों पर हाथ रख लेता है। यह नजारा देखकर रंजीत की धड़कनें तेज हो जाती हैं और अचानक चारों तरफ तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। सूखे पत्ते इधर उधर उड़ने लगते हैं। छत पर लगे झूमर बुरी तरह से हिलने लगते हैं। लाइट्स जलने बुझने लगती हैं, मानो जैसे वहां भूकंप आ रहा हो। देखते ही देखते वेरोनिका का रूप बदलने लगता है। उसका पूरा शरीर ढीला हो जाता है, जैसे उसकी सारी हड्डियों को तोड़ दिया गया हो। उसके पूरे शरीर पर जख्म नजर आते हैं, जिससे लगातार खून रिसता जा रहा है और उसका खूबसूरत चेहरा जले हुए चेहरे में बदल जाता है। वो सिमटकर उसी सूटकेस में बंद हो जाती है, जिसमें उस रात रंजीत ने उसके गर्दन के हर हिस्से को तोड़कर मरोड़कर उस सूटकेस में पैक किया था। यह देखकर विशाल भी बुरी तरह से डर जाता है और रंजीत वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही रंजीत दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजा अचानक धड़ाम से उसके चेहरे पर बंद हो जाता है। वो दरवाजा खोलने के लिए पूरी कोशिश करता हुआ चिल्लाता है, खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, बचाओ, बचाओ मुझे। तभी उसके सामने हवा से बना एक डरावना चेहरा उससे कहता है, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ मौत तेरी रिहाई है। अगले ही पल वो चेहरा हवा में धूल बनकर मिट जाता है। रंजीत भागता हुआ वेरोनिका के कदमों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो।
वेरोनिका उससे कहती है, कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती। तभी वेरोनिका के हाथ में एक हथौड़ा आ जाता है और वो बुरी तरह से रंजीत पर वार करने लगती है। जिस तरह से रंजीत ने वेरोनिका की सारी हड्डियां तोड़ दी थी, बिल्कुल उसी तरह वेरोनिका भी रंजीत की एक एक कर सारी हड्डियां तोड़ दी जाती है और रंजीत दर्द में करहाता करहाता अपना दम तोड़ देता है। फिर वेरोनिका भी रंजीत को एक सूटकेस में पैक कर देती है, उसकी मुंडी को मरोड़कर सूटकेस में बैठा देती है। ऐसा करने के बाद वेरोनिका जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रुलाई ऐसी होती है जैसे पूरा होटल राजमहल रो रहा हो। विशाल की आंखें तक वेरोनिका का दर्द महसूस करके छलक जाती है। तभी वेरोनिका विशाल की तरफ मुड़ जाती है। वेरोनिका विशाल से कहती है, गुड जॉब विशाल, लेकिन अभी आधा ही काम हुआ है, आधा काम अभी बाकी है। अगर तुम कल तक डेविड को लेकर यहां नहीं आए तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा जो इस रंजीत का हुआ है। विशाल बस डर से कांपता हुआ वेरोनिका को वहां से जाते हुए देखता रह जाता है। तो क्या होगा आगे? क्या विशाल डेविड को होटल राजमहल ले आ पाएगा? जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। होटल राजमहल, एपिसोड 13। कौन है डेविड? विशाल वेरोनिका को जाते हुए देखता है, जो हवा में धूमिल हो जाती है। तभी होटल राजमहल का दरवाजा फिर से खुलता है और कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार अंदर आता है। विशाल उसे खड़ा देख रहा होता है और चौकीदार अकेले सूटकेस हिला भी नहीं पा रहा है। विशाल कहता है, थोड़ा बाई तरफ से ताकत लगाओ। चौकीदार वैसे ही करता है, लेकिन अभी भी सूटकेस वहीं का वहीं है। तभी विशाल कहता है, एक काम करो, बिल्कुल बीचों बीच से ढकेलो। चौकीदार वैसे ही करता है, लेकिन सूटकेस नहीं हिलता है। तभी विशाल कहता है, एक काम करो। तभी चौकीदार गुस्से से विशाल को डांटते हुए कहता है, शादी में दूल्हा बन के आया है क्या? चल हाथ लगा। विशाल जल्दी से जाकर चौकीदार की मदद करता हुआ रंजीत की लाश से भरा सूटकेस कब्रिस्तान में ले जाता है और एक खुदी हुई कब्र में गिराकर मिट्टी डालने लगता है। विशाल बूढ़े चौकीदार से पूछता है, एक बात बताता हूं, तने कैसे पता चला कि अंदर कोई खून हुआ सा? वो चौकीदार घूर कर विशाल की ओर देखता है और कहता है, जा रे छोरे, अपना काम कर, सवेरा होने ही वाला है। विशाल मुड़ते हुए कहता है, अजीब ही जगह है ये, यहां कोई भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता। तभी होटल में लगी घड़ी में 3:30 बज जाते हैं। घड़ी टन की आवाज करती है और देखते ही देखते होटल राजमहल आग की लपटों में सुलगने लगता है। फिर से रोज की तरह लोगों की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। विशाल उस वक्त चाहकर भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता है। रंजीत की मौत से विशाल को इस बात की खुशी होती है कि ऐसे दरिंदे को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। तभी विशाल के दाएं कान में बंसी की डरावनी फुसफुसाने की आवाज आती है। डेविड कहां से मिलेगा ये सोच। और बाएं कान से मुरली की डरावनी फुसफुसाने की आवाज आती है। डेविड नहीं मिला तो तेरी भी लाश ये बुढ़ा कल दफना रहा होगा। ये सुनकर विशाल घबरा जाता है और उसके कदम अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। दिन चढ़ाता है। विशाल रेल की पटरी पर अकेला बैठा अमन का इंतजार कर रहा होता है। तभी अमन चहकता हुआ आता है और विशाल के बगल में बैठकर बोलता है, मुझे पता है डेविड कौन है।
विशाल हैरानी से अमन की तरफ देखता है। कौन है डेविड? अमन बोलता है, मेरा सीनियर था कॉलेज में, और जब मैंने पता लगाया तो मालूम चला कि वेरोनिका डेविड की गर्लफ्रेंड थी। विशाल हैरानी से देखता है, याद है तुझे जब हम रंजीत भोंसले के ऑफिस गए थे, तब उसने भी डेविड का नाम लिया था? अमन कहता है, हाँ याद है मुझे। विशाल कहता है, यह बात कुछ अजीब नहीं है? डेविड वेरोनिका का बॉयफ्रेंड था और रंजीत भी डेविड को जानता था। इन तीनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? अमन कहता है, इसका जवाब तो डेविड ही दे सकता है। विशाल पूछता है, क्या तुझे पता है ये डेविड कहां मिलेगा? अमन कहता है, मैंने अपने एक दोस्त से कहा है डेविड का फोन नंबर और एड्रेस निकालने के लिए। तभी अमन का फोन बजने लगता है। हाँ जेम्स, ओके ठीक है, हम मिलते हैं। अमन फोन रखता है। तभी विशाल पूछता है, क्या हुआ? अमन कहता है, जेम्स ने लाल चौक के एटीएम के पास बुलाया है, वो हमको डेविड के घर लेकर जाएगा। विशाल और अमन उस लाल चौक एटीएम के पास पहुंचते हैं। विशाल बोलता है, फोन लगा जेम्स को। अमन फोन करता है, हाँ जेम्स, हम एटीएम के सामने हैं। ओके ओके। अमन विशाल को बोलता है, बस वो पहुंच ही रहा है। दोनों जेम्स का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक वैन विशाल और अमन के नजदीक आकर रुकती है और अगले ही पल 4-5 लोग विशाल और अमन को वैन के अंदर खींच लेते हैं। विशाल और अमन के चेहरे काले कपड़ों में ढके हैं। तभी उनके चेहरों से कपड़े हटाए जाते हैं। सामने डेविड खड़ा होता है। उसके साथ 4-5 लड़के हैं, जिसमें जेम्स भी है। डेविड गुस्से से पूछता है, मेरे से क्यों मिलना था तुम दोनों को? विशाल को एक पल समझ ही नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। तभी अमन बोलता है, अरे डेविड भाई, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अमन, मैं वही लड़का हूं जिसने वेरोनिका को प्रपोज किया था, और तुमने क्या धोया था मुझे। डेविड गौर से अमन को देखता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, हाँ ये तो वही रास्कल है। तू तो बड़ा डेयरिंग बाज है यार। मेरी बंदी को सबके सामने प्रपोज करने की हिम्मत की थी तूने। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, माफ कर देना, वो तो बस बचपना था। तभी डेविड अचानक से हंसना बंद करता है। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग? अमन कहता है, अब ये मेरा दोस्त है विशाल, ये एक नया क्लब खोलने की सोच रहा है, इसीलिए मैं इसको तुमसे मिलाना चाहता था। तुम इसकी हेल्प करोगे तो? तभी अचानक विशाल ने अमन की बात को काटते हुए कहा, अमन झूठ बोल रहा है। सच ये है कि मैं तुम्हें वेरोनिका के लिए ही ढूंढ रहा हूं। यह सुनते ही अमन के होश उड़ जाते हैं। डेविड गुस्से से विशाल को देखता है और अपनी कमर से एक पिस्टल निकालता है और विशाल के माथे पर रख देता है। क्या मतलब है तेरा? वेरोनिका से क्या लेना देना है तेरा? विशाल बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुमने वेरोनिका के साथ क्या किया था, लेकिन वेरोनिका की आत्मा भटक रही है। आज रात 11 बजे होटल राजमहल चलो और वेरोनिका से माफी मांग लो। डेविड कुछ पल के लिए एकदम गंभीर हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी फूट पड़ी। उसके साथ उसके दोस्त हंसने लगे। तभी डेविड ने वापस से पिस्टल विशाल के माथे पर लगा दी और बोला, अपने भगवान को याद कर लो, क्योंकि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। विशाल ने बोला, हे बंसी, हे मुरली, मेरी मदद करो। मुरली और बंसी ने विशाल से कहा, हम यही हैं। जैसे ही डेविड विशाल पर गोली चलाने को हुआ, उसकी पिस्टल उसकी तरफ ही मुड़ गई। यह देखकर सब हैरान रह गए। तभी जेम्स को एक जोरों का थप्पड़ पड़ा। वो अपने आसपास देखने लगा, कौन मारा मेरे को? तभी एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर पड़ा। डेविड के हाथ से पिस्टल छिन गई और हवा में किसी ने उसे पकड़ रखा है
जेम्स और उसके बाकी दोस्त वहां से भाग निकले। डेविड भी भागने लगता है, लेकिन तब तक पिस्टल विशाल के हाथ में आ गई होती है और विशाल बोलता है, रुक जाओ डेविड, वरना मैं गोली मार दूंगा। डेविड के पास रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। विशाल और अमन दोनों डेविड को उसी वैन में लेकर निकल पड़ते हैं होटल राजमहल की तरफ। होटल पहुंचते पहुंचते उनको थोड़ी देर हो जाती है। अमावस की काली रात का साया चारों तरफ फैला हुआ होता है और जैसे ही वो लोग होटल के सामने पहुंचते हैं, ठीक उसी समय रात के 11 बजते हैं और विशाल कसकर डेविड को पकड़ लेता है। विशाल और डेविड अपने आप कार से गायब हो जाते हैं। अमन कार में अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ होटल राजमहल में विशाल और डेविड अचानक से होटल के रिसेप्शन के पास पहुंच जाते हैं। डेविड ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता है। ये कौन सी जगह है और हम यहां कैसे आए? विशाल घूर कर डेविड को देखता है। ये होटल राजमहल है और तुम्हें यहां तुम्हारी मौत लेकर आई है। तभी हर तरफ से आवाजें गूंजने लगती है। डेविड बहुत डर जाता है और दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता है। डेविड दरवाजे को जोर जोर से पीटता है। जाने दो मुझे, ये दरवाजा खोलो प्लीज। तभी माहौल अचानक से बदलने लगता है। लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। पूरी जगह पर अजीब सी बदबू फैलने लगती है, जिसके साथ ही डेविड को चुभने वाली ठंड भी महसूस होने लगती है। होटल की दीवारों से खून बहने लगता है। एक होश उड़ा देने वाली हंसी हर तरफ से सुनाई देती है। डेविड के पैर कांपने लगते हैं। वो किसी तरह विशाल की तरफ जाता है और बोलता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो विशाल। इससे पहले विशाल कुछ बोले, एक आवाज सुनाई देती है। और जो तुमने मेरे साथ किया, क्या वो ठीक था? डेविड मुड़कर देखता है और सामने वेरोनिका उसे घूर रही होती है। डेविड को सदमा लग जाता है। वो कांपती आवाज में बोलता है, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो। तभी वेरोनिका के पीछे से रंजीत भोसले भी सामने आकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों को देखकर डेविड को लगभग चक्कर सा आ जाता है। तभी रंजीत बोलता है, यही तुम्हारा असली कातिल है वेरोनिका। इसने पैसों के लालच में झूठ बोलकर तुम्हें बेचा था। इसने बोला था कि तुम धंधा करती हो और इसने खासकर मेरे लिए तुमको बचा रखा है। यह सुनकर वेरोनिका डेविड की तरफ देखती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते रोते बोलती है, डेविड, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे इस दरिंदे के हाथों बेच दिया। क्यों डेविड, क्यों? यह सुनकर विशाल हैरान हो जाता है। डेविड सीधा वेरोनिका के पैरों में गिर जाता है और कहता है, वेरोनिका, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। ये सारी गलती इस रंजीत भोसले की है। इसने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुम्हें इसे बेच दूं, वरना ये मेरी बहन को उठवा लेगा। वेरोनिका की आंखों में आंसू हैं, लेकिन डेविड की बातें सुनकर वो हंसने लगती है। ऐसी हंसी जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। पूरा होटल हंसने की आवाज से गूंजने लगता है। तभी अचानक से वेरोनिका हंसना बंद कर देती है और गुस्से में कहती है, तुमने मेरे प्यार और भरोसे का ये सिला दिया। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो डेविड। जाने कितनी लड़कियों के साथ तुमने ये घिनौना खेल खेला होगा,
डेविड कुछ कहना चाहता है, लेकिन गुस्से में वेरोनिका जोरों से चिल्लाती है। वेरोनिका का चिल्लाना इतना जोरदार होता है कि विशाल बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे अपने कान बंद करने पड़ते हैं। वहां आसपास मौजूद हर चीज हिलने लग जाती है। होटल की खिड़कियों के कांच तक चटकने लगते हैं। वेरोनिका के इतना जोरों से चिल्लाने से डेविड के कानों से खून निकलने लगता है। वो मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी जिस शीशे के बक्से में फायर ब्रिगेड की कुल्हाड़ी रखी होती है, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और कुल्हाड़ी खुद ब खुद उड़ती हुई आती है और डेविड के माथे के बीचों बीच आकर धंस जाती है। अगले ही पल डेविड जमीन पर गिरता है और तड़पने लगता है। वेरोनिका गुस्से से बोलती है, इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत हुई थी मेरी, इससे ज्यादा तड़पी थी मैं। कुछ देर में डेविड अपना दम तोड़ देता है। वेरोनिका अब शांत हो जाती है। रंजीत भोसले भी वहां से धूल बनकर हवा में कहीं गुम हो जाता है। तभी वेरोनिका विशाल की तरफ मुड़ते हुए कहती है, तुम्हें अब पता चला विशाल कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ था? इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती जा रही है, मैंने डेविड से प्यार किया था और इस घटिया आदमी ने मुझे रंजीत भोसले के हाथों में बेच दिया। उस रात मुझे डेविड ने कहा था होटल राजमहल में वो मुझे एक सरप्राइज देने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुशी खुशी यहां आई थी। लेकिन मेरी उम्मीद से बिल्कुल उलट मुझे यहां रंजीत मिला, जिसने मेरी इज्जत तो लूटी ही, लेकिन साथ ही मुझे जान से भी मार दिया। इन दोनों वैशी दरिंदों से मेरा हंसता खेलता परिवार भी उजड़ गया। मेरे पापा अपनी बेटी के गम को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर विशाल की आंखें भी नम हो गई। उसके दिल में यह सुकून जरूर है कि उसने वेरोनिका की आत्मा को मुक्ति दिलवा दी। तभी उसने वेरोनिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, वेरोनिका, मुझे भी माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारा वो वीडियो बनाने में मैंने भी अमन की मदद की थी, लेकिन हम दोनों में से किसी ने उस वीडियो को लीक नहीं किया था। अभी विशाल ये सब कह ही रहा होता है कि वेरोनिका बीच में बोल पड़ती है, मैं जानती हूं विशाल, तुमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने दोस्त अमन के कहने पर और उसके लिए किया। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और यहां होटल राजमहल में मेरी मदद भी तुमने की, इसीलिए मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। ये कहकर वेरोनिका मुस्कुराने लगी और धीरे धीरे विशाल के करीब जाकर बोली, थैंक यू विशाल, आगे भी इसी तरह सबकी मदद करके सबको आजाद करवा देना। विशाल ने हां में सर हिलाया। तभी होटल राजमहल का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक चमकदार सफेद रोशनी दरवाजे से अंदर झांकने लगी। वेरोनिका उस ओर बढ़ने लगी। वेरोनिका के बाहर निकलते ही अमन डरते डरते वेरोनिका के पास आया। वेरोनिका के सामने अमन घुटनों के बल बैठकर बोला, मुझे माफ कर दो वेरोनिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन मैंने वो वीडियो लीक नहीं किया था, मैं तो अपना कैमरा भी वहीं भूल गया था। वेरोनिका ने कहा, मुझे सब पता है अमन, मैंने आज तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बख्शी है क्योंकि तुमने मेरे कातिलों को ढूंढने में विशाल की मदद की थी, लेकिन आइंदा कभी किसी लड़की के साथ ऐसा मत करना। अगर तुम किसी से प्यार करो तो वो इंसान भी तुमसे प्यार करे, ये जरूरी नहीं है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। अमन ने कहा, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा वेरोनिका, कभी भी नहीं।
वेरोनिका ने एक बार फिर मुड़कर होटल राजमहल के अंदर देखा और वहां मल्लिका के साथ बाकी की 118 आत्माएं भी खुशी से वेरोनिका को यहां से मुक्त होकर जाते हुए देख रही हैं। वेरोनिका ने मुस्कुराते हुए सभी को अलविदा किया और वो धुएं की तरह उस सफेद रोशनी में गुम हो गई। विशाल को वेरोनिका की आत्मा को मुक्त हुआ देखकर बहुत खुशी मिली। तभी रिसेप्शन पर लौटने पर उसे अपनी चेयर पर मल्लिका बैठी हुई दिखाई दी। वो मल्लिका को देखकर दूर ही रुक गया। मल्लिका आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और वो एक टक बस विशाल को ही देखती रहती है। कुछ देर बाद वो खड़ी होकर विशाल के पास जाती है और कहती है, तुमने तो कमाल कर दिया विशाल। तुमने वेरोनिका के दोनों कातिलों को यहां लाकर बहुत अच्छा किया। तुम्हें इसका इनाम मिलना चाहिए। विशाल ने नजर उठाकर मल्लिका की तरफ देखा। तभी मल्लिका ने बहुत ही प्यार से विशाल के गालों पर किस किया। विशाल के पूरे शरीर में ठंड लगने लगी और उसे उस वक्त बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसका दिल किया कि जैसे वो मल्लिका को अपनी बाहों में लेकर बहुत प्यार करे। लेकिन तभी उसके सामने प्रिया का चेहरा आ गया और उसने अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर मल्लिका मुस्कुराने लगी, जैसे कि वो विशाल के मन को पढ़ पाई हो, और देखते ही देखते वहां से धुआं बनकर गायब हो गई। अगली सुबह अपने कमरे में विशाल नहाकर निकलता है और आईने में देखकर अपने बाल बनाने लगता है। तभी उसके पीछे उसे कोई दिखाई देता है, एक लड़की जिसने लंबी सी स्कर्ट पहनी है, जो जगह